नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर जोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे लिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी। आज से हम लोग फ्यूचर जोन कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट के अपने पीडीएफ नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। आप भी चाहें तो ये जीके फाइल आप फ्यूचर जोन से अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। तो उसकी क्रम में पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो इसका उत्तर जो है आंसर है संसद को है। किसको है? संसद को। किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो हम उत्तर देंगे संसद को है। संसद को किस अनुच्छेद के तहत है, कैसे है, एक बार थोड़ा समझेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भाग 1 और अनुसूची 1, भाग 1 अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1। भाग 1 में भारत का नाम इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों लिखे हुए हैं, भारत अर्थात इंडिया। लेकिन संसद को जो परिवर्तन करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के अनुसार है। एक ये दोनों चलेगा, यहाँ पे एक के जगह आप 3 याद रखोगे। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। ठीक है, अब बात आई संसद की, तो थोड़ा संसद पे भी डिस्कस कर लेते हैं। संसद क्या होता है? संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो बताओ कि संसदों की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। किसको कहा जाता है संसदों की जननी? ब्रिटेन को। ब्रिटेन आ जाए ऑप्शन में या फिर आ जाए इंग्लैंड, तो दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, एक आएगा पेपर में। संसदों की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद, पहला ही भाग है और अनुसूची भी एक ही है। तो पहला भाग जो है संविधान का वो कहां से कहां तक है, तो आप बताओगे भाग 1 जो है वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। याद कर लेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला प्रश्न कहता है, संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लगा है? भारत के संविधान के अनुसार भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो ध्यान दें, अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा है बच्चों? 3 बार। वो कब कब लगा है थोड़ा सा देखेंगे एक बार। वर्ष 1962, वर्ष 1965 और वर्ष 1975। 62, 65, 75। 62 में जो हुआ था वो इंडिया चाइना युद्ध, भारत चीन युद्ध, इंडिया चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध। 1965 में आप लोगों को पता ही है इंडिया पाक वार, भारत पाकिस्तान युद्ध। और उसके बाद जो 1975 में था वो आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर, इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के द्वारा। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, आंतरिक अशांति क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अब तक आपातकाल कितनी बार लगा, तो बताना। 3 बार लगा, 1962 में, 1965 में और 1975 में। पहला भारत चाइना युद्ध, दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के द्वारा। दोस्तों, अब ये आंतरिक अशांति जो शब्द है, अब इसको संविधान से हटा दिया गया है। अब इस शब्द के जगह यूज करा जाएगा सशस्त्र विद्रोह। क्या? सशस्त्र विद्रोह। ये शब्द जो हटाया गया है वो 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा।
मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। बेसिकली क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं। जो देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, वो अपना चुनाव असंवैधानिक रूप से जीती थी और ऐसा माननीय न्यायालय के द्वारा उन पर दंड लगाया गया था कि वो प्रधानमंत्री पद पे जो बैठी हैं, जिस लिए वो चुनी गई हैं सांसद, उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तो देश में इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक है तो उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ऐसी कंडीशन थी। लेकिन क्योंकि उनकी सदस्यता चली गई थी, क्योंकि संसद की सदस्यता चली गई थी, तो वो न लोकसभा की सदस्य रही और राज्यसभा में उन्हें चुनाव लड़के नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि आगामी 6 वर्ष तक के चुनाव लड़ने पर भी कोर्ट के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये घटना रही थी। चलें आगे देखें। हाँ, आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन रोक सकती है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन रोक सकती है? तो आप उत्तर बताओगे 14 दिन। कितने दिन? 14 डेज। 14 दिन रोक सकती है। थोड़ा सा समझें, धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक और साधारण विधेयक क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दें। संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। अंग 3 होते हैं और सदन 2। यहां पे लिख देता हूं मैं, अंग 3 होते हैं और सदन 2। 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। सबसे पहले ये दोनों के बारे में डिस्कस करें। कोई भी बिल, कोई भी जो है वित्त विधेयक होता है, जो वित्त विधेयक होता है, मनी बिल, धन विधेयक, वो सबसे पहले बजट जो होता है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करे जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद वो जाएंगे राज्यसभा में। राज्यसभा यहाँ इस धन विधेयक को, इस बजट को केवल 14 दिन ही रोक सकती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा ने उसे पास किया तो भी पास, राज्यसभा ने उसे कोई सहमति ना देते हुए अपने पास ही रखा, 14 दिन में उत्तर नहीं दिया, तो भी पास माना जाएगा। और यदि उस पर कोई आंशिक सुधार करके भेजा राज्यसभा ने लोकसभा को वापस, तो उस कंडीशन में भी वह बिल लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके सुधारों को माने अथवा ना माने। यानी कि यहाँ लोकसभा की पावर ज्यादा है। किस मामले में? केवल धन विधेयकों के मामले में। केवल धन विधेयकों के मामले में, इस धन विधेयक के मामले में इसकी पावर्स ज्यादा है। चलें आगे देखें। बाकी जितने भी विधेयक होंगे लोकसभा से पास होने के बाद वो जाएंगे राज्यसभा में, और राज्यसभा से वो अलग पास होंगे। जब लोकसभा और राज्यसभा पास कर देगी उसके बाद वो जाएंगे राष्ट्रपति महोदय के पास, और जब राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देंगे, तो बिल क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा? वो कानून बन जाएगा, यानी कि वो बिल अधिनियम बन जाएगा। अगर हम देखें राज्यसभा को, तो राज्यसभा और सभी मामलों में लोकसभा के समकक्ष है, और सभी मामलों में लोकसभा के समकक्ष है। थोड़ा देखें, लोकसभा में जो उम्र होती है बनने के लिए वो 25 वर्ष होती है लोकसभा का सदस्य, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। याद हो गया होगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष हमारी उम्र कम से कम होनी चाहिए। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, एक और ध्यान रखेंगे, धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है, इस बात को प्रमाणित करने का अधिकार होता है केवल और केवल लोकसभा का। कोई विधेयक धन विधेयक है, वो अधिकार किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। किसका अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष का। बजट, BUDGET, बजट। बजट, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसका शब्द होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। तो इसके जगह जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है दोस्तों? उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। और वर्तमान में जो देश की
वित्त मंत्री है उनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये अपने देश की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इनके बारे में एक फैक्ट याद रखेंगे, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्हें पूर्णकालिक अधिकार मिला है। इससे पहले जो वित्त मंत्रालय है वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी में भी रहा था, किंतु वो प्रधानमंत्री पद के साथ साथ रहा था। ये पहली पूर्णकालिक है जो श्रीमती निर्मला सीतारमण देश की पहली स्वतंत्र वित्त मंत्री रही। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बनते समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के बनते समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है B.N. राव। B.N. राव का पूरा नाम है बेनिगल नरसिम्हन राव। B.N. राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। थोड़ा सा ध्यान दें, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के बारे में अगर हम बात करें, संविधान सभा, दोस्तों थोड़ा सा मैं इस पर आपको बताना चाहूंगा। भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, लेकिन वो कैसे बना वो थोड़ा समझें। सबसे पहले आप यहां से समझें कि सबसे पहले एक कैबिनेट मिशन होता है जो भारत आता है, वो आता है मार्च 1946 को। कौन आता है? मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आता है, मार्च 1946 को। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। उसके बाद वो कैबिनेट मिशन क्या काम करता है? भारत में एक संविधान सभा बनाने के लिए प्रयास करता है। भारत में संविधान सभा बनाने के लिए प्रयास करता है कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। पहले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे का नाम याद करना है आपको, A.B. डिविलियर्स नहीं याद करना, A.B. अलेक्जेंडर याद करना, A.B. अलेक्जेंडर। और तीसरे आदमी का नाम है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स हैं जो इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जो भारत में एक क्रिप्स मिशन आया था। ये वही व्यक्ति है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 लोगों की एक समिति आई थी, जिसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन, जिसे हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। इन तीनों के व्यक्तियों के समूह में जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये वाले, ये इसके अध्यक्ष थे। ये इसके क्या थे भैया? अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो इन तीनों लोगों ने भारतीय संविधान सभा का गठन करने का प्रयास किया भारत में, और उसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए दोस्तों, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 1940 जुलाई में चुनाव कराए गए। जुलाई 1940 में क्या कराए गए? चुनाव कराए गए। फिर जब चुनाव हो गए, तो चुनाव होने के बाद जो परिणाम आए वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले पता होना चाहिए कितनी कितनी सीटें थी। तो ध्यान दें, सबसे पहले ब्रिटिश प्रांतों से कितनी सीटों पर चुनाव हुए वो पता करेंगे अभी। ब्रिटिश प्रांतों से जो सीटें थी वो थी 292। कितनी थी? 292। और 4 थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ऐसे भैया थे कितने? 4। 004 जोड़ लगाने में आसान रहेगा, 4 थे। उसके बाद देसी रियासतों से थे भैया 93। अगर हम इन सबका जोड़ कर दें, यहां 0 बना दें, तो 4 और 2 6 3 9 9 9 18 का 8 1 कैरी, और ये हो जाए 389। यानी कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप बताओ कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए थे जुलाई 1946 में, उनमें कितने
सदस्यों के लिए चुनाव कराए गए थे। तो आप बताओगे 292 तो ये भैया और 4 ये भैया, टोटल कितने हो गए 296। कितने सीटों के लिए चुनाव हुए 296। तो अब पूछा जाएगा ये 93 कहाँ गए, तो आचार्य जी ये 93 कहाँ गए, 93 का मतलब होता है देसी रियासतों से। और देसी रियासतों का मतलब क्या हुआ, जो देसी राजे रजवाड़े थे उस समय, जो उस समय देसी राजे रजवाड़े थे, उन लोगों ने अपने आप को या तो वहां का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर बना लिया संविधान सभा का, या अपने किसी मंत्री को वहां पे भेज दिया, या अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां पे भेज दिया। ऐसे लोगों के लिए चुनाव नहीं कराए गए थे, ये लोग डायरेक्ट नॉमिनेट हुए थे। कहां पे, संविधान सभा में। अब चुनाव हो गए संविधान सभा के। तो संविधान सभा के चुनाव होने के बाद पहली बैठक बुलाई गई। मैं इसे रफ कर देता हूं, दोबारा लिखते हैं। अब देखो चुनाव हो गए, चुनाव हो जाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारी समझ में नहीं आता कहाँ क्या होता है कैसे होता है, ध्यान से समझेंगे, वहां तक की पिक्चर क्लियर हुई होगी। उसके बाद क्या है, चुनाव हुए, चुनाव कराए गए जुलाई 1940 में। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1940 को। कब होती है, 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक। फिर होती है 11 दिसंबर 1946 को, ये संविधान सभा की दूसरी बैठक। और फिर होती है 13 दिसंबर 1946। याद नहीं करना भैया, समझना है, बहुत आसान लॉजिक है, बिल्कुल लर्न करना ही नहीं, अभी आपकी समझ में आ जाएगा। देखो पहला याद करना 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को याद रखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक। इस पहली बैठक, इसको दूसरी बैठक और इसको तीसरी बैठक याद करना, पक्का आएगा पेपर में क्वेश्चन यही। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप बताओगे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक हुई थी भाई साहब 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ दूसरी बैठक तीसरी बैठक के स्थान पर लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। क्या लिखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव। बिल्कुल आसान है टॉपिक, आप लोगों को ध्यान लगा के समझना, मैं समझा रहा आप ध्यान लगा के समझो। सवाल है 9 दिसंबर 1940 को क्या हुआ था। देश की संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। जो सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, जो सदस्य मनोनीत होकर आए थे, वो संविधान सभा में पहली बार एक साथ बैठे थे। अब पहली बार जब वो एक साथ बैठे तो उनके अध्यक्ष बनाए गए और अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यही याद कर लेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्योंकि पहली बार आए हैं, जैसे हम लोग कक्षा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जब हमारी पहली क्लास मीटिंग होती है तो वहाँ पे हमारे कोई मॉनिटर नहीं बना पाते, हम कोई मॉनिटर नहीं बना पाते। तो हम कक्षा में जो हमारे क्लास टीचर होते हैं, आचार्य जी होते हैं, उनमें से ही देखते हैं कि कौन बालक इनमें सबसे अच्छा है, कौन सा स्टूडेंट सबसे अच्छा है, कौन क्लास को कंट्रोल कर पाएगा, कौन सीनियर सा लग रहा है। तो उनमें से किसी एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, उसको नॉमिनेट कर देते हैं आज के लिए क्लास का मॉनिटर। ऐसा ही होता है। तो यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और फिर 1-2 दिन जब स्कूल का चलता है तो हम लोग उसमें से किसी डेमोक्रेटिक तरीके से किसी भैया को क्या बना देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे, इनको संविधान सभा का क्या चुन लिया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और उसके बाद अब संविधान सभा का पहला सत्र भी हो गया, पहली बैठक होगी, दूसरी बैठक होगी, अब तीसरी बैठक। उन सबके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई हमने चुनाव कराए, हम लोग सब इकट्ठे होकर आ भी गए, लेकिन हम सबने ये काम किस लिए किया। तो आप बताओगे किस लिए आए, सब काम किस लिए हो रहा, उनका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट, क्या उद्देश्य है इनका।
तो आप बताओगे उद्देश्य था भारत को एक अच्छा संविधान देना। तो भारत को एक अच्छा संविधान देना उनका उद्देश्य था, तो इसीलिए एक रिजोल्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को कि भारत का संविधान कैसा हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है लगभग वही इसी प्रकार का जो एक मोटिव था, एक उद्देश्य था, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पेश करा गया था पंडित नेहरू के द्वारा लगभग वही था। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आगे चले, आगे इसके बाद की कहानी फिर कभी समझेंगे, थोड़ा सा यहीं तक रखें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? ये क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो आप बताओगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्य, यहां शब्द हुआ यूज राज्य, तो यार राज्य का तो आप बताओगे प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। जबकि वास्तविक कौन होता है? वास्तविक ये तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में होता है, भाई साहब दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं, केंद्र में होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री, इन्हीं के पास पावर्स होती हैं। अब समझने वाला क्वेश्चन ये है कि यहाँ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? तो आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। यहां एक शब्द अगर हम लगा दें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान, क्योंकि आपका जो एग्जाम आएगा उसमें एक शब्द लगा मिलेगा संवैधानिक प्रधान, तो आप बताओगे संवैधानिक प्रधान जो राज्य में होता है वो होता है राज्यपाल, गवर्नर जिसको हम बोलते हैं, यानी कि राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन रियल वास्तविक शक्तियां जिसके पास होती हैं वो होता है मुख्यमंत्री। ऐसा ही अगर सेंटर की बात करें, आपके इंडिया की बात करें, तो हमारे इंडिया में जो उसको बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट द रियल पावर इज अंडर प्राइम मिनिस्टर्स। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वैसे संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? आगे चलें, चलो 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं, यहीं पे 2-3 बातें और पढ़ लेते हैं। देखो जो प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ दिलाने वाले होते हैं राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताओगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं। यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसको शपथ कौन दिलाता है? उसको दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो बताएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रपति अपना जो रिजाइन लेटर है वो किसको देते हैं? तो बताएंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक, अब क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। यानी कि अपना रिजाइन लेटर जो है वो एक दूसरे को देंगे। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो इन्हें दिलाएंगे राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाया था? भारत का मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। क्लियर है यहां तक? आगे चले, चलो राज्यपाल भी देख लेते हैं। राज्यपाल,
अगर हमसे पूछा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है केंद्र सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन आए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मैंने बताया किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो बताओगे जिस राज्य का राज्यपाल उन्हें बनना है उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उन्हें क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। आगे चलें। और हाँ, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, तो आप बताओगे 35 वर्ष। एक और क्वेश्चन आ जाता है, हमसे पूछा जाता है कई बार कि बताइए राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और हम बहुत जल्दी बता देंगे। बोलो आप अपने मन में क्या क्या होता है, आप बताओगे 5 वर्ष। जी हाँ, 5 वर्ष नहीं होता, 5 वर्ष नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशनली ये शब्द गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक बन सकता है। सामान्यतः ऐसी अवधि को 5 वर्ष माना जाता है, सामान्यतः ऐसी अवधि को 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक। कई मामलों में मैं आपको बताऊं, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष नहीं होता, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो ऑप्शन है ये ज्यादा बेटर है, तो आप इसे याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, चलो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, तो आप बताओगे एंडीज पर्वतमाला की सबसे छोटी ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ, ठीक है। कहां पे है ये एकांकागुआ, कहां पे है ये, तो आप बताओगे ये दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पे है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं तो होगी एंडीज पर्वतमाला की। हम करें भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की, ये आपको बताना भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं विश्व की सर्वोच्च चोटी, तो आप बताना विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या है उसकी लंबाई, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, ठीक है, 8,848 मीटर। उसके बाद ये हो गया सबसे ऊंची चोटी का नाम। कहां पे है ये, तो आप बताओगे नेपाल में। कहां पे है ये, नेपाल में। कहां पे है ये, नेपाल में। आपको 2-3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आज आप घर पे जाके पढ़ना ध्यान से। अगर हम इसे इंडिया का मैप देखें, अगर हम इंडिया के मैप में देखें, जैसे हमारा ये इंडिया का मैप है, थोड़ा सा समझने के लिए बनाया मैंने, थोड़ा सा इसको केवल समझने के लिए बनाया। तो ये वाला जो है इधर, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और ये वाला होता है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये वाला पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट को अन्य किस नाम जाना जाता है, और पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम जाना जाता है। पूर्वी घाट को जाना जाता है कोरामंडल,
और पश्चिमी घाट को मालाबार, इसको कहते हैं मालाबार। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? यहाँ को है महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की चोटी का क्या नाम है? आपको यार घर जाके करना है सारा काम। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? मैंने बताया पूर्वी घाट की चोटी का क्या नाम है, सर्वोच्च चोटी का नाम, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी और दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ये 3 काम मैंने आपको होमवर्क में दिया, आपको जरूर करना है। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो कहता है यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है? 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप यूरोप है, तो उसमें किसको कहा जाता है यूरोप का रोगी? बताओ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बिल्कुल, यूरोप का रोगी कहा जाता है टर्की को। किसे कहा जाता है? टर्की को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है, अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। तो बताना, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। बेल्जियम की सीमा 4 देशों से लगती है, यूरोप की कंट्री है। ठीक है, फ्रांस, मैं बता देता हूं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। इन 4 देशों से, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, इन 4 देशों से लगती है किसकी बाउंड्री? किसकी लगती है? बेल्जियम की। किसकी लगती है? बेल्जियम की। याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी फाइल में जो यहाँ से मिलेगी, जिनके पास अवेलेबल है वो उसमें नोट डाउन कर ले, और जिनके पास नहीं है वो फ्यूचर जोन से आके ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है? बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा। देखो, कुछ राज्यों के दर्रे याद करने हैं, यहीं के याद कर लें, बुर्जिल, जोजिला, आफिल, चांगला। बुर्जिल और जोजिला तो है जम्मू एंड कश्मीर में, आफिल और चांगला है लद्दाख में। ठीक, 3 और याद करने, माना, नीति और एक है लिपू लेक। माना, नीति और लिपू लेक, ये तीनों दर्रे हैं उत्तराखंड में। यहां तक याद होगा। उसके बाद कुछ याद करेंगे, सारे नहीं करने के, आज इतना पढ़ते हैं, माना, नीति और लिपू लेक। उसके बाद है नाथुला, ये है सिक्किम में। यांगयाप, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूफू, तीजू, बहुत सारे हैं, तो धीरे धीरे हम करके सब याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर हम जम्मू कश्मीर लिखा है तो पीर पंजाल दर्रा भी पड़ता है, पीर पंजाल, उसे भी लिखना चाहे तो लिख लेंगे, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो लगभग हमारे सारे याद हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? वह भारतीय नगर कौन सा है
वह भारतीय नगर कौन सा है जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है, जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। वह भारतीय नगर का नाम है, हैदराबाद का है सिकंदराबाद। ध्यान रखेंगे, हैदराबाद का है सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। बड़े ध्यान समझना है। एक और शहर है कोच्चि, उसका है एर्नाकुलम। और एक और शहर है मुंबई, और उसका है ठाणे। क्या है उसका? ठाणे। ठीक है, मुंबई का ठाणे, कोचीन का एर्नाकुलम और हैदराबाद का सिकंदराबाद। चलो ध्यान दें, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताओगे मूसी नदी के किनारे है, मूसी। एक और क्वेश्चन आता है, मुंबई से ठाणे के बीच में क्या हुआ था? तो भारत की पहली रेल चली थी 16 अप्रैल के दिन, 16 अप्रैल के दिन। ठीक है, वो भी याद रखेंगे। भारत की पहली रेलगाड़ी कहां चली थी? मुंबई से और ठाणे के बीच। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नहीं, पशुपालन नहीं, लिख लेंगे चलो, पशुपालन व कृषि। अगर हम बात करें, ऑप्शन मिलेगा आपको ये, और एक का आएगा व्यापार। तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इनके सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये था वैदिक सभ्यता का। किसका था? वैदिक सभ्यता का। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पुष्कर झील कहां पर स्थित है? पुष्कर झील कहां पर स्थित है? तो बताना। पुष्कर झील है राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान। आज हम राजस्थान की सारी झीलें पढ़ लेंगे साथ साथ में। राजस्थान की सारी झीलें देखो कैसे याद करोगे। पुष्कर, पिछोला, डींडवाना, जयसमंद, राजसमंद। पुष्कर, डींडवाना, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद। और एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर में ही है, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर पूछ लेता है तो वही पुष्कर में ही बताना। इतने के साथ साथ और भी है, मैं अभी आपको और लिखवा दे रहा। पिछोला, डींडवाना, फतेह सागर, फतेह सागर और सांभर तो रही गई, सांभर तो रही गई, सांभर, फतेह सागर। और एक है लूनक्सर, लूनक्सर झील। देखो जो सांभर झील है, जो ये सांभर झील है, भारत की खारे पानी की झील है। भारत की खारे पानी की झील है, लेकिन इसका पानी ज्यादा खारा है। अगर आपसे पूछे भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर। मीठे पानी की झील वूलर, खारे पानी की झील सांभर, खारे पानी की झील सांभर। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमें सारी याद कर लेनी है भैया, ये हमें सारी ही लर्न कर लेनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? तो आपको पता नहीं, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फीली नदियां कहलाती हैं, सदावाहिनी नदियां कहलाती हैं। 3-4 नाम उनके हो सकते हैं। पहला नाम बता सकते हैं, बर्फीली नदियां, बर्फीली नदियां। ठीक, दूसरा नाम हम याद करेंगे, सदा वाहिनी, यानी कि हमेशा बहने वाली, सदा वाहिनी नदी। ठीक है, इन नाम से हम इन्हें जाना जा सकता है, इन नामों से इन्हें जाना जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी? किसके शासनकाल में? अगला क्वेश्चन देखो,
किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसके शासनकाल में, तो आपको पता औरंगजेब के, औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी। आपको बताना संभाजी किस वंश से संबंधित थे, संभाजी किस वंश से संबंधित थे, कौन सा साम्राज्य था, तो आपका मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, साम्राज्य मराठा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? मराठा साम्राज्य। ध्यान देंगे औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताओगे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम? जिंदा पीर। किस नाम से? जिंदा पीर। कब इसकी मृत्यु हुई? 1707। कब इसकी मृत्यु हुई थी? 1707 में। पैट में क्वेश्चन आया था जिंदा पीर किसे जाना जाता है, तो औरंगजेब को। और एक बार ये भी क्वेश्चन आया पहले वाले पैट में, जो पहली बार और आयोजित हुआ था, पहली बार पैट, उसमें आया था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो आप बताओगे 1707। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे याद कर लेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी ये थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक, ये थे। इनके पिता का नाम और माता का नाम भी साथ साथ याद कर लेंगे। इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, शाहजी, शाहजी भोसले। और इनकी माता का जो नाम था वो था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। शाहजी भोसले और जीजाबाई। साथ में इनके गुरु का भी नाम पेपर में बहुत आता है। इनके गुरु का नाम था शाहजी भोसले, इनके पिता का नाम, माता का नाम जीजाबाई, और गुरु का नाम याद कर लें समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास। और इनके संरक्षक दादाजी कौंडदेव थे। ठीक है, दादाजी कौंडदेव थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर, वही क्वेश्चन आ गया, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम जाना जाता है? ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए किस गेट का प्रयोग किया गया? किस गेट का प्रयोग किया गया? ये क्वेश्चन है। 1857 में क्रांति में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए किस गेट का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन है आपका। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग बताओगे, एक मिनट, किसका प्रयोग करा, तो आप लोगों को बताना है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट, इसे विक्टोरिया गेट, विक्टोरिया गेट के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चिन्ह क्या था? तो रोटी और कमल, रोटी और कमल, कमल का निशान, रोटी और कमल, ये 1857 क्रांति का निशान था। 1857 क्रांति का निशान क्या था? रोटी और कमल, याद रखेंगे। 1857 क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को कहा जाता है, बैरकपुर छावनी मेरठ, वो भी याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है जब भारत आजाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान लगा के समझेंगे, ध्यान लगा के इसको थोड़ा सा समझेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सब अच्छे होंगे, क्योंकि कांग्रेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। चलो इस क्वेश्चन पर डिस्कस करें। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता दोगे। जब भारत आजाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी जी, जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। चलो आगे हम पढ़े कांग्रेस। पहला क्वेश्चन, आप लोग आज पहली बार ही समझ रहे होंगे, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना,
जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो, ये फाइल के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ इनके बीच बीच में, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से इनका बेस बना हुआ है, इन्हीं से इनका बेस बना हुआ है। आपको लग रहा है तो आप अच्छी बात है, आपको पता है, नहीं तो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस हो रहे हैं वो लर्न हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कांग्रेस, तो आपको बताना जनता का समूह, जनता का समूह। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया, कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया, तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ये भारतीय, पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना, संस्थापक तो रहे साथ में, ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885। किसने करी, ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन, मतलब पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो बताना डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो बताना लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो सारे पेपर में आने वाले हैं, जो सारे के सारे पेपर में आने वाले हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के 4 अध्यक्ष मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान लगा के समझेंगे। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अधिवेशन 1885 में, दूसरा हुआ 1886 में, तीसरा हुआ 1887 में और 1888 में। पहला मुंबई कलकत्ता, ये पहला, दूसरा, तीसरा, मैंने लिखा नहीं ऐसे ही बना दिया, चौथा। पहले के थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे के थे दादा भाई नौरोजी, इसके थे जॉर्ज यूल, और ये बदरुद्दीन तैयब जी, और इसके थे चौथे वाले के जॉर्ज यूल। पहले कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद में हुआ था ये वाला अधिवेशन, ये वाला मद्रास में हुआ था, ये वाला कलकत्ता में हुआ था, और ये वाला बॉम्बे में। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और प्रयागराज। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन एक साथ इससे ही तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। 15-16 क्वेश्चन जो हमारे हुए, इन सब क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के एक बार दोबारा डिस्कस करें, याद करें, उस बाकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे कल से। धन्यवाद।